हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम आपको यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का सिलेबस चालू कर रहे हैं। तो मैथ्स के सिलेबस में जो हमें पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। क्लास ट्वेल्थ का जो मैथ्स का सिलेबस है, तो उसमें आज हम लोग चालू कर रहे हैं मैट्राइसेस चैप्टर। ये मैट्राइसेस चैप्टर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। मैट्राइसेस के बिना आप डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते हो। तो मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे हायर स्टडीज़ में जब आप जाओगे। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं मैट्राइसेस चैप्टर। तो मैट्राइसेस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये दोनों मैंने ब्रैकेट ले लिया। अब ये क्या होता है, रो और कॉलम से मिलके बने होते हैं। तो इसमें देखिए, जो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो होता है उनको रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है उनको कॉलम बोला जाता है। देखिए, वर्टिकल में यहाँ दो वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसको दो कॉलम बोलेंगे। पहले वाले को फर्स्ट कॉलम और सेकंड वाले ये जो है उसके बाद सेकंड कॉलम आएगा। फिर जो मैंने बताया कि जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, उसको रो बोला जाता है। तो इसमें तीन हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, 2 और 3 का, 4 7 का, 3 4 का। तो इसमें कितने रो हुए? 3 रो। तो पहले ये जो ऊपर वाला रहता है वो फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो और फिर थर्ड रो। तो मैट्रिक्स को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है। अगर हम अब मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे जाए, तो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर या फिर फंक्शन का। ऑर्डर मतलब रो और कॉलम का जो ऑर्डर फिक्स ऑर्डर में रहते हैं, और ये क्या होता है? नंबर्स या फिर फंक्शन के ऑर्डर रहता है। अब देखो, नंबर या फंक्शन कहने का क्या मतलब है कि जो उनके एलिमेंट होंगे, ये जो नंबर या फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे या फिर इंट्रीज कहलाएंगे। कि उस मैट्रिक्स का एंट्री क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें डिनोट करना है, तो उसे अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख दिया हमने। अब इसको बड़े ब्रैकेट में दिखाना है। अब 2 - 5 3 0। जैसा मैंने बताया था कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट कितने हैं? 2। और इसमें उसको क्या बोला जाता है? रो। फिर वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसमें टोटल रो कितने हुए? देखिए, 2 रो है और कॉलम कितना है? 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स में जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का, वो क्या लिखते हैं? सबसे पहले उनका रो लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसमें बताइए आप लोग कि ये जैसे इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट 2 है, तो इसका नंबर ऑफ रो 2 हो गया। उसी प्रकार नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए। तो रो इंटू कॉलम को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो इंटू कॉलम को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर 2, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2/2 मैट्रिक्स। अब ऐसे, अब देखिए, जो ये 2 है, ये -5 है, ये 3 है और 0 है, ये क्या है? नंबर्स हैं। जो मैंने बताया कि मैट्रिक्स इज द ऑर्डर रेक्टेंगुलर। ऑर्डर मतलब रो और कॉलम का ऑर्डर, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो ये नंबर हमने ले लिया, तो ये 2 3 -5 0, ये क्या है? इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसी प्रकार मैंने एक और मैट्रिक्स लिया है बी। बी में क्या है? बी की एंट्री क्या है? 2 + i√3 -5 - i 2 6 - i। इसमें हॉरिजेंटल अरेंजमेंट कितना है? 1, ये 2 और एक 3, यानी नंबर ऑफ रो कितने हुए? 3, और कॉलम कितना हुआ? 2। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 3/2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 3/2। अब आगे हम लोग चलते हैं। जैसे एक और मैट्रिक्स मैंने लिया। ये मैट्रिक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है यह है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स को मैंने 1 + x x³ 3। तो इसमें देखिए, नंबर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, और वर्टिकल अरेंजमेंट कितना मिल रहा है? 3। तो ऑर्डर इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना आया है? 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 2/3। ठीक है।
तो अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा, m बाई n। क्या कहलाएगा, m बाई n। इसको लिखेंगे कैसे, पहले नंबर ऑफ रो लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन दे दो, फिर n लिख दो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इस ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। इस तो अगर इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई में कर दूँ तो 2 2 जा कितना होगा, 4। तो और एलिमेंट भी कितना आ रहा है, 4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ रो और कॉलम का। जैसे इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3 2 जा कितने हुए, 6। तो इसमें देखिए एलिमेंट 6 होगा। इसी प्रकार इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसमें भी 6 होंगे। तो हम लोग अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या। ये 3 चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ये जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, उसमें एलिमेंट फंक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए 1 + x एक पोलिनोमियल फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हो, 2 3 -5 ही हो, यहाँ पर फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स ए लिया है, A = क्या है, इसके में कितने रो है, देखिए हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एक और एक दूसरा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट 2 है, तो नंबर ऑफ रो कितने हुए, 2। अब कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट देखना, 1 2 3 4, तो वर्टिकल अरेंजमेंट 4 हैं। तो पहले मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं। तो रो कितने हैं, 2, और ऑर्डर कॉलम कितना है, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/4। इसी प्रकार मैंने एक और मैट्रिक्स लिया बी को क्या बोल रहा है, अब इसमें देखिए हॉरिजेंटल अरेंजमेंट यानी नंबर ऑफ रो देख रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 4 रो हो गए और कॉलम कितना है, 1 और 1 2, तो 2 कॉलम हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, 4/2 मैट्रिक्स, मतलब 4 रो हैं और 2 कॉलम है और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं। ऐसे सी एक मैट्रिक्स लिया जिसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम, ये तो बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स कोई भी अगर हम जनरल मैट्रिक्स की बात करें कि जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं मैट्रिक्स का, तो m इंटू n कहने का क्या मतलब है कि m रो होंगे और n क्या होगा, कॉलम होगा। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स A लिया, अब इसके एलिमेंट कितने हैं, A11 A12 A13 A। पहले यहाँ क्या लिखते हैं, A, इसका जो सफिक्स रहेगा उसमें क्या देना है, पहले रो का नाम देना है। तो ये कौन से रो का एलिमेंट है, तो पहले रो का। और ये कौन से कॉलम का एलिमेंट है, तो पहले कॉलम का। तो रो और कॉलम, तो पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट को A11 बोला। फिर देखिए यहाँ A12 मैंने लिखा है, यानी कि ये कौन से रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का। और कौन से कॉलम का है, सेकेंड कॉलम। देखिए सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम, तो ये A12। अच्छा यहाँ आया मैं, जब ये इसे देखेंगे तो ये कौन से रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का। देखिए पहला हॉरिजेंटल अरेंजमेंट का, लेकिन कॉलम कौन सा है इसका, तीसरा, तो इसके A13 बोलेंगे डॉट डॉट। अब जैसे मैंने इसमें बताया था कि कहाँ कितने कॉलम है, इसमें n है, तो ये पहला दूसरा तीसरा कॉलम कहाँ तक जाएगा, n नंबर ऑफ कॉलम जाएंगे, लेकिन रो तो फर्स्ट ही रहेगा क्योंकि देखिए पहला रो का एलिमेंट ही है। तो ये A1 को मैं क्या पढ़ूंगा, फर्स्ट रो का n कॉलम का एलिमेंट को क्या बोलेंगे, A1n। अब जैसे मैं बोल दिया कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अब देखिए A21, तो ये कौन से रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का, और कॉलम कौन सा है इसका, फर्स्ट, तो A21 बोलेंगे। जैसे A22 यानी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट को क्या बोलेंगे, A22। ऐसे इसके इतने कॉलम तक जाएगा n कॉलम, और सबका नंबर ऑफ रो क्या होंगे, सेम होगा। उसी प्रकार देखिए मैंने नंबर ऑफ रो लिया है कितना, m, तो ये 1 2 3 रो बढ़ते जाएगा, कितने तक आएगा, m नंबर तक। लेकिन कॉलम की संख्या तो ये पहला ही कॉलम है, तो इसलिए AM1 लिखेंगे। इसी प्रकार AM2, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट कहलाएगा, इसमें ये कौन सा पोजीशन का है, mth रो का nth
कॉलम का एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ए एम एन। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, एम बाई एन। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का या एम बाई एन मैट्रिक्स का। समझ में आया। तो आपको क्या है कि ये एलिमेंट को समझ मतलब पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं कि इसको, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई पूछ दिया कि ए एम थ्री का क्या मतलब हुआ, तो आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि ए एम थ्री का मतलब हुआ कि एमएथ रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट को क्या बोल रहे हैं, ए एम थ्री। तो अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, ये कैपिटल ए को मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल ए जो है एलिमेंट कहला रहा है। कौन से एलिमेंट, किस पोजीशन का है एलिमेंट, ये कौन बताएगा, इसके सफिक्स आई जो रहेगा नंबर ऑफ रो, और जे क्या कहलाएगा, कॉलम का कौन सा कॉलम का है। जैसे मान लो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है, तो सेकेंड रो के लिए आई के वैल्यू 2 और थर्ड कॉलम के लिए जे के वैल्यू 3, तो A23 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये आई की वैल्यू, आई क्या है यहाँ पे, आई जो है न किस रो का एलिमेंट है वो बता रहा। तो आई में रो कितने होंगे, एक से चालू होगा, रो तो एक होगा ना, जीरो से तो चालू होगा नहीं। तो रो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नंबर ऑफ रो हो सकते हैं। कितना मैक्सिमम जाएगा, m तक जाएगा। तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू m तक होगा। उसी प्रकार j की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी। समझ में आया। जहाँ i और j क्या है, नेचुरल नंबर होंगे। अच्छा, मैंने i और j नेचुरल नंबर क्यों लिया, नेचुरल मान लो मैंने फ्रैक्शनल नंबर ले लिए 2.5, तो i का वैल्यू क्या हो गया 2.5। तो 2.5 फ्रैक्शन में यानी 2.5 रो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। या तो एक रो होगा, 2 रो होगा, फिर तीसरा रो होगा, 2.5 रो तो हो नहीं सकता। इसलिए i और j की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। यानी कि इसमें हमेशा 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर ही होंगे, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में कॉलम और रो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार एक एक चीज़ को बारीकी से समझना। क्या है कि जब आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको आपका अप्रोच सही रहेगा बनाने का। नहीं तो आप फिर वही रटा रटाया टाइप का पढ़ोगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी दी हुई है, 8। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब इसका बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रोज और कॉलम के। और जो प्रोडक्ट ऑफ रो और कॉलम को लिखते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मान लिया हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन, यानी m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, mn। तो यानी mn की वैल्यू दी हुई है 8। तो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 8। तो m की वैल्यू 1 रख दे और n की वैल्यू 8 रख दे, तो 1 इंटू 8 होता है। यानी एक रो ले और 8 कॉलम ले तो उसका भी ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू 8। और क्या हो सकता है, 8 रो ले, सॉरी 8 रो ले और 1 कॉलम ले, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा। दो तरीके से हो गया। फिर क्या ले सकते हैं, 2 रो और 4 कॉलम, तो 2 4 जा 8 हो गया। और या फिर क्या ले सकते हैं, 4 रो या 2 कॉलम, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या हुई, 1 इंटू 8 यानी 1 रो और 8 कॉलम, तब भी मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 आएगा। या 8 रो और 1 कॉलम, तब भी मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। या 4 रो और 2 कॉलम ले लो तब भी 8 आएगा, या 2 रो। तो अब कोई ये बोलेगा कि सर 1/8 और 8/1 तो बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि 1 इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 8 है। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन में ही बताया था कि ये एरे होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर मतलब इसमें रो और कॉलम के पोजीशन का वैल्यू रहता है, महत्व रहता है, उसको चेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर किसी भी एलिमेंट में अगर किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 4 मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है।
1/8 का, 8/1 का, 4/2 का और 2/4 का। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो जैसे है कि कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j। क्या बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है, मतलब एक हमें 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3/2 का मतलब 3 रो का और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एलिमेंट का जो फंक्शन दिया है ए आई जे 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j। अब देखिए, मैं सबसे पहले 3/2 का मैट्रिक्स दिया कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं 3/2 का जनरल फॉर्म लिख लूँगा। अभी मैंने पढ़ाया था कि जैसे 3 रो लिखना है तो हम 3 रो ले लिया, और 2 कॉलम लेना है तो हमने 2 कॉलम ले लिया। तो देखो A11 A12 यानी पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, पहले रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम का एलिमेंट, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ऐसे करके मैंने ये 3/2 का एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की, A21 की, A22 की, A31 की और A32 की। और इनकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस फंक्शन की मदद से। तो देखो A बराबर क्या मैंने लिखा था, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब यहाँ ए आई जे की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/2 i माइनस 3j। अब देखो मुझे पहला क्या चाहिए, A11 चाहिए। तो A11 के लिए हमें i की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1, और j की वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ रख दो 1/2, i की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस यहाँ j की वैल्यू 1 रखो तो 3। तो 1 माइनस 3 कितना होता, बताओ। 1 माइनस 3 होता है -2, और -2 का मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कोई भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो -2 को पॉजिटिव कर दिया 2, और 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। सिमिलरली A12 निकालना, यानी i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू क्या रखना है, 2। तो 1/2 i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 2 रखो, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो 1 माइनस 6 कितना होगा, -5, लेकिन यहाँ मॉड लगा है तो 5, तो 5/2 हो गया। उसी प्रकार A21 निकालो, तो i की वैल्यू 2 रखो और j की वैल्यू 1। तो 1/2 i की वैल्यू 2 रख दिया, j की वैल्यू 1 रखा, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और लेकिन मोड है तो 1 हो जाएगा, 1/2 आया। इसी प्रकार A22 में क्या आएगा, A22 1/2, i की वैल्यू 2 रखिए, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 रखिए, तो 3 2 जा 6 -4। तो -4 का मोड क्या होगा, 4 होगा, 4 इंटू 1/2 कितना मिलेगा, 2। सिमिलरली A31 और A32 निकाल लेंगे। अब देखिए हमें 6 एलिमेंट निकल गया, A11 1 आ गया, A12 5/2, A21 1/2, A22 2, A31 0, A32 3/2। अब मैं इस जो A12 A11 A12 ये जो हमने लिखा था उसको, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमें एक मैट्रिक्स 3/2 का कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उनका एलिमेंट का फंक्शन क्या हो, गिवन हो। तो यहाँ देखिए एलिमेंट का फंक्शन गिवन था, अब मैं इस एलिमेंट के फंक्शन के से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इस प्रकार कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप इस मेथड को फॉलो करके, किसी भी मतलब जनरल मेथड है, बस i और j की वैल्यू रखना है फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब मैट्रिक्स को समझने के लिए, अब हमने मैट्रिक्स तो इतना समझ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता। ठीक है, अब हम लोग मैट्रिक्स का टाइप जानना जरूरी है कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ताकि हम उसका अगर टाइप्स पता चल जाएगा तो मैं उसके डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रो से मतलब हमें नहीं है, सिर्फ एक कॉलम हो दिख गया, जहाँ कहीं भी तुम्हें एक कॉलम दिख गया तो उसे क्या बोल देना है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें कितने रो हैं, 4 रो है, लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो कितने हैं, 2 है, लेकिन कॉलम कितना है, 1 है, तो कॉलम मैट्रिक्स। तो अब देखिए इन जनरल अगर फॉर्मूला की बात करूँगा तो A = AIJ। अब इसमें नंबर ऑफ रो तो m कुछ भी होगा, लेकिन कॉलम हमेशा 1 होगा, तो m/1 का मैट्रिक्स अगर कहीं भी दिखा आपको
तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलना है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अब रो मैट्रिक्स सिमिलरली आप बता सकते हो कि मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना हो, एक रो हो। तो देखिए इसमें एक रो है, कॉलम कितना भी हो, 1/4 का मैट्रिक्स है इसमें, तो इसमें 1/n लिखेंगे। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसको उससे समझ सकते हो, जैसे रेक्टेंगल होता है जो ज्योमेट्री फिगर होती है, उसी प्रकार एक स्क्वायर के नाम से नहीं होगे। स्क्वायर में क्या पढ़ते हैं अपन कि लेंथ और ब्रेथ जो होते हैं इक्वल होते हैं, उससे याद करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स उसको कोरिलेट कर सकते हो इस चीज़ को उससे, कि मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ए है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये दोनों बराबर है 3 3, तो इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जनरल अगर मैं बात करूं, जनरली ए को अगर रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो m/n, समझ में आया, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तो जो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट जो होते हैं उसे स्पेशल नाम बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एक स्क्वायर बनाते हो तो उसका डायगोनल होता है, तो उसी प्रकार जो A11, A22, A33, A44 ये वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे इसमें ये कौन से एलिमेंट हो गए, डायगोनल एलिमेंट 1, 5, 9, 2, 6, ये सब डायगोनल एलिमेंट होते हैं। समझ में आया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जिसमें नंबर ऑफ, जिस एलिमेंट का कॉलम का नंबर और रो का नंबर सेम हो, तो उसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये देखिए दोनों ये वाले एलिमेंट डायगोनल कहलाते थे और बाकी इनको छोड़ के नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो है, देखिए, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। अब होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं जब इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट -1 -1 है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो वेल नोन है कि ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो गए या नॉन डायगोनल एलिमेंट हो तो जीरो ही होंगे। तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल हुए, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हुए, जीरो। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक नया टाइप का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। ठीक है। विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर 1, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया और बाकी एलिमेंट क्या हो गए, सब जीरो। तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट 1 था, बाकी सब क्या है, जीरो है। ये 1 1 1 और बाकी सब क्या है, जीरो है। तो इसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है मैट्रिक्स चैप्टर में, तो इसे ध्यान से समझना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जिसके सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट जीरो है। 3/3 का मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट जीरो है। 2/1 का मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट जीरो है। तो इसे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कभी मत भूलना।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। अलजेब्रा मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही होता है अलजेब्रा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्वालिटी मतलब दो मैट्रिक्स है, मान लो ए जो है ए आई जे और बी जो है बी आई जे, दो मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब इनका पहला कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब अगर ये एम बाई एन का मैट्रिक्स है तो ये भी एम बाई एन का मैट्रिक्स होगा, तब ये हो सकते। दूसरा कंडीशन क्या होगा? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जिस रो और जिस कॉलम का जो एलिमेंट हो बी में भी वही रो और वही कॉलम का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 0 1, ये 2 3 0 1, तो पहला कंडीशन क्या चेक करना था? इनका ऑर्डर बराबर है क्या? तो देखो इनका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 और इनका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। तो इनका ऑर्डर बराबर है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन में देखो, इसमें ये पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2 है। इसमें पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2 है। तो यानी 2 और 2 इक्वल हुए। अब ऐसे पूरे चेक करना है, 3 3 0 0 1 1, यानी कि ये क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो। दूसरा, अगर ऑर्डर बराबर हो जाता है तब भी जरूरी नहीं कि वो इक्वल होंगे, उसके बाद उनका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, मतलब 6 पैरामीटर निकालना। अब यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ 3 by 2 का। अब एक्स वाई जेड ए बी सी ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है? एक्स, और इसमें पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है? -1.5। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? -1.5। इसमें पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है? वाई है। इसमें पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है? 0 है। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई? 0। फिर जेड का वैल्यू 2, फिर ए की वैल्यू सिमिलरली कितना मिलेगा? √6। बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि देखो डेफिनेशन अगर आपको पता है, थ्योरी अगर आपको पता है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग ये पता था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। उसके मदद से हम लोग इस एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखो दो मैट्रिक्स दिया है, ये कितने का है? 3/1। ये कितने का है? 3/1। ऑर्डर बराबर है। फिर अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा? 9 के। x प्लस जेड कितने बराबर होगा? 5 के। और y प्लस जेड किसके बराबर होगा? 7 के। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। और देखिए 3 वेरिएबल है x y z और 3 इक्वेशन है। तो ये नंबर ऑफ अननोन अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर रहते तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इस थर्ड में से 1 को माइनस कर दो तो एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, इस थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दो तो y और z कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब x की वैल्यू अगर 2 मिल गई तो z की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3। तो इस तरह से हम लोग x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब हम लोग मैट्राइसेस का ऑपरेशन पढ़ते हैं कि मैट्राइसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं? एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, मतलब दो मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है। तो एक मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका एलिमेंट क्या है? A11 A12 A21 A22, यानी 2 रो 2 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी लिया है A11 A12 A21 A22, इसका भी ऑर्डर क्या है? हमें दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना का क्या मतलब होता है? अगर दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं तो इनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो देखो पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, या सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखो मैंने ऐड कर दिया A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A21, यानी ये जो है इसके साथ ऐड होगा और ये जो है इसके साथ ऐड होगा, तब जब हम लोग
एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर उसमें हम मैट्रिक्स में कोई स्केलर नंबर, जैसे स्केलर नंबर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ईच एंड एलिमेंट मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, सभी में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 था तो 6 हो गया, 3 था तो 9, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट नंबर या स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सभी एलिमेंट में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ए मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 यानी 2/3 का मैट्रिक्स है। ये बी एक मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2 यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स है। अब हमें निकालना क्या है, 2a माइनस बी। तो फाइंड करना है 2a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग देखो 2a माइनस बी के लिए सबसे पहले 2a निकालो। तो 2a करने के लिए a में हमें 2 से यानी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 2 3 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2, तो यानी 2a निकल गया। अब b हमें निकालना, लेकिन b में माइनस साइन लगाना। अब सब्ट्रैक्शन का तो प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं, तो अब देखो b माइनस बी लिखने के लिए मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये -b हो गया और इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 -3 बन जाएगा, 1 जो है -1 1 बन जाएगा, 3 -3 बन जाएगा, -1 1 बन जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें 2a मैट्रिक्स मिल गया और -b मैट्रिक्स मिल गया। तो 2a माइनस बी कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये 2 और -3 मिलके कितना बन गया, -1, 4 और 1 मिलके कितना बन गया, 5, 6 और -3 मिलके क्या बन गया, 3। तो इस प्रकार 4 और 1 क्या हो गया, 5, 6 और 0 6 और 2 और -2 मिलके 0। तो ये हमें 2a माइनस बी निकल गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ में एक क्वेश्चन बताया, अगर यहीं पे मान लो 3a माइनस 2b कर दिया था, तो सबसे पहले हम 3a निकालते यानी हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2b रहता तो यहाँ हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसमें अब प्लस का साइन रहता तो इसमें ऐड करते दोनों को, तब जाके हमारा मैट्रिक्स निकलता। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एडिशन जो हमने पढ़ा उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या हो कहलाता है, a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए का, जैसे 2 + 3 3 + 2 होता है, तो ये मैट्रिक्स के एडिशन को फॉलो करता है। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, a + b + c, मतलब a और b को पहले ऐड कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ c को ऐड करो तो सेम रिजल्ट मिलेगा जब हम लोग b और c को पहले ऐड करके a के साथ करते हैं। यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करता है किस रूल को, एसोसिएटिव लॉ को। इसी प्रकार क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो वो जो रहता है उसे एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन बोलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब उसको ऐड करने पे हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब कि वो मैट्रिक्स जिसको अगर किसी नंबर मैट्रिक्स के साथ ऐड करने पे नल मैट्रिक्स मिले तो उस मैट्रिक्स को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। मान लो -a एक मैट्रिक्स है, उसको a से ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो -a को एडिटिव इनवर्स ऑफ a बोलेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ एक इक्वेशन दिया है 2, फिर एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का x 5 7 y -3, फिर एक एडिशन दे दिया दूसरा मैट्रिक्स का और इसको = का साइन दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रूल फॉलो करेंगे। तो ये 2 है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सभी इन दोनों सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2x, ये 10, ये 14, ये 2y -6। अब देखो यहाँ एडिशन का साइन है तो ये
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2x + 3, ये 10 और -4 मिलके 6, और 14 + 1 15, और 2y - 6 + 2 कितना होगा 2y - 4 इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब देखो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल है, यानी 2x + 3 किसके बराबर होगा 7 का, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। उसी प्रकार 2y - 4 क्या होगा 14 के इक्वल है, तो y की वैल्यू कितना हो गया 9 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज पार्ट 1 में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे पार्ट 2 तो उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि आपको ज़रूरतमंद लोगों को इस लॉकडाउन में पूरा कंटेंट मिले। और जिनको भी बोर्ड का टेंशन होता होगा कि 12th का बोर्ड कैसे होगा, स्कूल बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है, तो वो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराऊंगा और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आप को एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक आता है, चैप्टर्स कोई भी चैप्टर्स के टॉपिक आएंगे या कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू।